हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रेल टेरा पर। आप लोग जैसे थंबनेल से जान ही गए होंगे, ग्रुप डी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के बाद हमें और क्या क्या प्रोसेस करना होगा और क्या क्या कागज हमें बनाने होंगे, सर्टिफिकेट क्या क्या हमें तैयार करना होगा। तो ये सब चीज़ों को हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, आपको हर एक चीज़ का डिटेल वाइज एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में मिल जाएगा। मैं हर एक चीज़ को डिटेल से बताऊंगा, किस जगह आपको क्या फील करना है और किस जगह आपको क्या फील नहीं करना है। तो मैं हर एक चीज़ आपको बताऊंगा। और आपको पता कैसे चलेगा कि आपको किस डिवीज़न में अलॉट किया गया है और कौन सा पोस्ट में अलॉट किया गया है, ये सब चीज़ सारे चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। तो वीडियो को जरा भी स्किप ना करें। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब चलते हैं सीधे हमारे मोबाइल स्क्रीन पर और देखते हैं कि पैनल लिस्ट में क्या क्या दिए होते हैं। तो देखिए, ज्वाइनिंग लेटर में हमें कुछ इस प्रकार के पेपर्स देखने को मिलेंगे। तो जानते हैं क्या क्या हमें बनाना है, क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है, अब जहाँ से लास्ट पढ़ के निकले हैं वहाँ से बनवाना है। वहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आपका नाम आएगा, वो लोग खुद लिखेंगे या फिर आपको बोल सकते हैं आप लिख लो, वो खाली साइन कर देंगे। यहाँ आपका नाम, यहाँ कितने साल से आपको जानते हैं, सॉरी यहाँ बताने भूल गए, यहाँ आपके पिता का नाम, यहाँ आपको वो कितने वर्षों से जानते हैं, कितने ईयर से जानते हैं और कितने मंथ से जानते हैं। यहाँ फिर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ प्लेस आ जाएगा, यहाँ डेट आ जाएगा, यहाँ उनका सिग्नेचर आ जाएगा जहाँ से आप ये करवा रहे हैं, और यहाँ डेजिग्नेशन या फिर उनका स्टैंप आ जाएगा, कॉलेज या स्कूल जो भी है वहाँ का स्टैंप। फिर आता है आपको नीचे में अटेस्टेड करवाना है। तो नीचे में किससे करवाना है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे हम लोग डीसी या डीएम कहते हैं, और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मतलब एसडीएम से भी हम बनवा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, एसडीएम या फिर डीसी से हमें बनवाने, अटेस्टेड करवाने से पहले हमें पुलिस से वेरीफाई करवाना पड़ता है। पुलिस वेरिफिकेशन मांगता है वो लोग। तो पुलिस के पास कैरेक्टर या वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपको पुलिस को वहां जाके एसपी थाना या फिर जो भी आपके नज़दीकी थाना है वहां से जाके करवाना पड़ता है। तो वो चीज़ देख लीजिएगा आपके वहां कैसा है, ऑनलाइन करना पड़ रहा है या फिर ऑफलाइन है। तो वो चीज़ होने के बाद आप एसडीएम के पास ले जाएंगे, वो यहाँ पर प्लेस, डेट, अपना सिग्नेचर और यहाँ स्टैंप लगा देंगे। तो ये आपका पहला पेज कंप्लीट हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में फिर देखिए कैरेक्टर बनवाना है। ये किससे बनवाना है, ये कोई गैजेटेड ऑफिसर से बनवाना है, सेम उसी प्रकार से जैसे पहले बनाए थे। नेम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, कितने सालों से वो जानते हैं, यहाँ आपका नाम आ जाएगा। बाकी सब सेम चीज रहेगा। ये भी ये गैजेटेड ऑफिसर। फिर देखिए और एक कैरेक्टर आ गया। कुल हमारे पास 3 कैरेक्टर हमें बनाना है, 3 कैरेक्टर आ चुके हैं हमारे पास। तो इसमें भी सेम वैसे ही करना है। ये किसी और दूसरे गैजेटेड ऑफिसर से बनाना, सभी को अलग अलग से बनवाना है। ऐसा नहीं कि एक ही जन से तीनों बनवा दिए, सभी को अलग अलग से अटेस्टेड करवाना है। फिर आते हैं नीचे अटेस्टेशन फॉर्म। ये मेन चीज है, इसे जानिएगा क्या चीज है, इसमें क्या करना है हम लोगों को। इसमें सबसे पहले आपको 3 वार्निंग दिए गए हैं। देखिए 3 चेतावनियां दी गई है। तो इसमें सबसे पहली चेतावनी क्या है, सत्यापन फॉर्म में गलत सूचना देने या किसी तरह की सही सूचना को छिपाना उम्मीदवार को अयोग्य ठहरा देगी, एवं वह सरकारी नौकरी के लिए उपयुक्त करार दिया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट है कि आप कोई चीज को छिपाने की कोशिश करते हैं या गलत सूचना देते हैं तो आपको वहां से बाहर, मतलब जॉब से बाहर निकाल दिया जाएगा। दूसरा में हमारा क्या है, इस फॉर्म के भरे जाने एवं जमा देने के बाद यदि उम्मीदवार को दोषी करार दिया जाता है, बहिष्कृत किया जाता है इत्यादि, तो इसका विवरण तत्काल उस प्राधिकारियों को जिन्हें सत्यापन फॉर्म पहले भेजा गया था भेज दिया जाना चाहिए। ऐसा ना करने पर सही तथ्य को छिपाना समझा जाएगा। अगर आप कोई चीज़ आपका हुआ है और आप वो नहीं भेजते हैं तो क्या सोचा जाएगा कि आप छिपा रहे हैं और आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट में क्या है, यदि व्यक्ति की नौकरी के दौरान कभी भी यह तथ्य सामने आएगा कि गलत सूचना दी गई है या सत्यापन फॉर्म में सही सूचना छिपाई गई है, तो उस व्यक्ति की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। मान लीजिए आप नौकरी करते हैं, आप इसे जमा दे दिए गलत सूचना देकर और आप नौकरी कर रहे हैं, अचानक उन्हें पता चला कि ये चीज़ आप गलत दिए हैं, तो आपको तुरंत उसी टाइम वहां से, मतलब नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ना ही आपको पेंशन मिलेगा, ना पेमेंट मिलेगा, ना कुछ, आपको निष्कासित कर दिया जाएगा और दोबारा रेलवे में फिर एडमिशन आपको मिलेगा भी नहीं, दोबारा रेलवे में आपको नहीं लिया जाएगा। अब आते हैं फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर
पासपोर्ट साइज फोटो लगवाना है, तो आप यहाँ नया फोटो या जो फॉर्म में भरे थे पुराना फोटो वो भी लगा सकते हैं। फिर आता है आपका नाम, यहाँ आपका नाम आएगा, यहाँ सरनेम आएगा। जैसे कि मेरा नाम प्रसेंजित है तो मैं यहाँ पर प्रसेंजित लिखूंगा और सॉरी और यहाँ पर अपना टाइटल या सरनेम दे लिख दूंगा। उसी प्रकार से नीचे आ जाते हैं। नीचे में आपका एड्रेस आ जाएगा, जो आपका एड्रेस है वो चीज़ भरना है, अभी जहाँ आप रहते हैं प्रेजेंट एड्रेस भरना है। उसका नीचे यहाँ पर आपको वर्तमान पता या फिर सॉरी वर्तमान नहीं, आपका परमानेंट जो घर है घर का पता यहाँ आपको लिखना है। अगर सेम है तो सेम पता लिख दीजिए और अगर अलग है तो अलग लिख दीजिए। यहाँ है अगर आप पाकिस्तान के निवासी है जो भारत आ गए हैं तो आपको यहाँ लिखना है एड्रेस पाकिस्तान का। तो अगर पाकिस्तान के नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, कुछ यहाँ पर भरने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप बाहर कहीं रहते थे, कुछ पिछले सालों से बाहर रह रहे थे फिर इंडिया आए हैं, या फिर कभी भी बाहर रहे हैं 1 साल से ज़्यादा, तो आपको यहाँ पर लिखना है कब से कब तक रहे हैं, कहाँ पता और क्या डिस्ट्रिक्ट था वो चीज़ आपको लिखना होगा यहाँ। फिर आ जाते हैं इसमें आपके फैमिली मेंबर्स के बारे में इसमें लिखना है। तो सबसे पहले आता है पिता का नाम, फिर आ जाता है उनकी नेशनलिटी जैसे कि वो इंडियन है, फिर बर्थ प्लेस मतलब कहाँ उनका जन्म हुआ था, एड्रेस सॉरी ऑक्यूपेशन आ जाएगा यहाँ पर, वो क्या काम करते हैं, जो भी काम करते हैं वो लिखना है। यहाँ उनका प्रेजेंट एड्रेस वो जहाँ रहते हैं, और यहाँ परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो सेम लिख दीजिए। वैसे ही माता जी का नाम, यहाँ नेशनलिटी हो जाएगा या बर्थ प्लेस हो जाएगा, ऑक्यूपेशन हो जाएगा। मम्मी पापा सेम जगह में रहते हैं तो डू लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा जगह तो है नहीं जो फुल एड्रेस लिख सकते हैं, यहाँ भी सेम वही चीज़ कर दीजिए। वैसे ही पत्नी या पति है तो सेम यहाँ ऐसे भरना है। फिर अगर भाई है तो भाई का भी यहाँ ऐसे, बहन है तो बहन का भी यहाँ ऐसे भर देना है सेम चीज़। उसके बाद है 5 नंबर पॉइंट में है कि अगर आपका पुत्र या पुत्री इंडिया से बाहर कहीं पर रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके बारे में यहाँ पर आपको डिटेल लिखना है। फिर आ जाता है आपका नेशनलिटी क्या है, जैसे कि सभी कोई इंडियन है तो यहाँ इंडियन लिख दीजिएगा। जन्म तिथि आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। वर्तमान उम्र मतलब आपका अभी उम्र कितना चल रहा है, जैसे मान लीजिए आपका 23 वर्ष, तो यहाँ पर लिख दीजिए 23 वर्ष, या इंग्लिश में 23 ईयर, 23 ईयर, 23 वर्ष 8 महीना, 8 महीना। तो ये चीज़ आप ऐसे करके पूरा महीना के साथ आपको लिखना है। फिर नीचे है C नंबर में मैट्रिक के समय आपका कितना एज था, वो भी सेम इसी प्रकार से लिखना है आपको। फिर आ जाते हैं आपका जहाँ जन्म हुआ वो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो उस जिला का नाम डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको लिखना होगा। B नंबर में दिया है कि आप जहाँ मौलिक रूप से निवासी है वो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, आपका एड्रेस जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है वो लिखना है। और स्टेट का नाम, राज्य का भी नाम आपको लिखना है। उसके बाद आते हैं कि आपके पिता मौलिक रूप से कहाँ के निवासी है, उस डिस्ट्रिक्ट का, उस जिले का और उस राज्य का नाम आपको लिखना होगा। फिर आ जाते हैं 9 नंबर पॉइंट पे। 9 नंबर में है कि आप किस धर्म से रिलेटेड है, जैसे अगर आप हिंदू है तो हिंदू लिखिए, मुस्लिम है तो मुस्लिम लिखिए और क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन लिखिए। B नंबर में दिया है कि अगर आप ST SC से बिलोंग करते हैं तो आपको यस लिखना है, और अगर आप ST SC से बिलोंग नहीं करते हैं तो नो लिखना है। और अगर आप यस लिखते हैं, अगर आप यस लिखते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि आप ST है या फिर SC है, वो चीज़ भी आपको मेंशन करना होगा। और अगर नहीं है तो सिंपल से नो लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है कि आप 15 साल की आयु से शिक्षा स्थान मतलब आप कहाँ पर पढ़े हैं, तो ये मैट्रिक का फॉर्म है तो कोशिश कीजिए मैट्रिक का देने का ही। तो यहाँ सबसे पहले आप मैट्रिक जो स्कूल से दिए वहाँ का नाम, कब आप एडमिशन लिए थे, कब आप पास आउट होके निकले और क्या चीज़, यहाँ जैसे मैट्रिक के बारे में लिख रहे हैं तो यहाँ मैट्रिकुलेशन लिख देंगे। फिर यहाँ आ जाएगा आपके कॉलेज का नाम, जैसे आप अगर इंटर किए हैं तो कॉलेज का नाम, फिर एडमिशन कब हुआ है आपका, पास आउट आप कब हुए हैं, और यहाँ पर इंटरमीडिएट कर दीजिए। वैसे अगर ITI देते हैं तो कॉलेज का नाम, एडमिशन, पास आउट और यहाँ पर ITI हो जाएगा। अब उसी प्रकार से आ जाते हैं 11 नंबर पॉइंट में। इसमें बोला है कि अगर आप कहीं पर काम कर चुके हैं, पहले काम करते थे, वो हो सकता है सरकारी संस्था हो, केंद्रीय या राज्य सरकार का हो सकता है, निजी संस्था हो सकता है, अर्ध सरकारी हो सकता है, मतलब कैसे भी जगह पे अगर आप काम किए तो यहाँ उसका विवरण आपको देना होगा कि कब से कब तक आप काम किए हैं, आपका डेजिग्नेशन क्या था, पद क्या था, फुल एड्रेस आपको लिखना होगा नाम के साथ, कंपनी के नाम के साथ, और यहाँ पर आपको लिखना होगा कि आप वहाँ पर क्यों छोड़ दिए सर्विस। फिर आ जाते हैं 12 नंबर पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भरने से गलती मत कीजिएगा, सही सही भरिएगा।
क्योंकि ये पुलिस से वेरीफाई होता है। ये यही चीज़ आपका पुलिस लोग चेक करता है कि सभी चीज़ सही भरा हुआ है या फिर गलत भरा है। तो सबसे पहला क्या दिया है, क्या आप कभी गिरफ्तार हुए हैं? तो मुझे नहीं लगता कोई गिरफ्तार हुआ होगा, तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। और अगर आप यस करते हैं तो आपका ऐसे ही आपको बाहर कर दिया जाएगा, कुछ सुनवाई है नहीं उसमें, बाहर कर दिया जाता है। तो आपको नो ही करना है। लेकिन हाँ, आप अगर गिरफ्तार हुए फिर भी नो करते हैं तो आप आगे में 3 वार्निंग पड़ चुके हैं, आपको तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा अगर पता चलेगा वो लोगों को कि आप कभी गिरफ्तार हुए लेकिन आप यहाँ नो लिखे हैं। उसके बाद दूसरा में आ जाता है, क्या आप पर कभी मुकदमा चलाया गया है? तो ये भी नहीं हो जाएगा। क्या आप कभी नज़रबंद बंदी के हालत में रखे गए हैं? तो ये भी नहीं हो गया। क्या आप कभी प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये भी नहीं, प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। क्या विधि न्यायालय द्वारा आप पर कभी जुर्माना लिया गया है? तो जुर्माना बोलने का मतलब क्या है कि आप पर कोई बड़ा जुर्माना, जैसे कि हाथापाई का या फिर चोरी का, ऐसा कोई बड़ा जुर्माना तो नहीं लगा है। छोटा-मोटा चालान, अगर आप बाइक चलाते हैं, हेलमेट नहीं पहने हैं, आपका चालान कट गया, उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ा, तो वो सब इसमें नहीं गिना गया है। इसमें क्या बड़ा कोई क्राइम किए हैं और उसके लिए आपको जुर्माना भरा गया है, तो वो चीज़ आपको यस या नो करना है। उसके बाद है, क्या किसी अपराध के लिए विधि न्यायालय द्वारा आप दोषारोपित किए गए हैं? तो इसमें भी नहीं हो जाएगा। क्या आप किसी परीक्षा से कभी निकाले गए हैं या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा प्राधिकारी संस्था द्वारा आप पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है? तो नहीं। उसके बाद है, क्या आप कभी किसी लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किसी परीक्षा चयन के लिए निष्कासित किए गए हैं, अयोग्य ठहराए गए हैं? तो ये भी नहीं हो जाएगा। क्या इस सत्यापन फॉर्म के भरे जाते समय विधि न्यायालय में आपके विरुद्ध कोई मुकदमा चल रहा है? तो नहीं, मेरे विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। इस सत्यापन फॉर्म के भरे जाते समय किसी विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा प्राधिकारी संस्थान में आपके विरुद्ध क्या कोई मामला लंबित है? तो नहीं, ऐसा भी कोई मामला लंबित नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं ये 13 नंबर पॉइंट, ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपको 2 ऐसे विटनेस के नाम लिखने होंगे जिनसे हो सकता है पुलिस उनके पास जाके आपके बारे में पूछताछ करे। तो यहाँ ऐसा किसी का नाम दीजिएगा जो आपके लिए वफादार हो, मतलब आपका अच्छा जान-पहचान का हो। वो आपके बारे में अच्छा ही बोले। मान लीजिए पुलिस, आप ऐसा किसी का नाम दे दिए, उनके पास पुलिस गया और उनसे पूछा गया कि ये लड़का कैसा है? तो वो बोल दिए, नहीं ये तो बहुत खराब लड़का है, मारपीट करता है, बहुत बार जेल गया है। तो आपको तो ये आपका कैरेक्टर खराब बना दिया जाएगा, तो आपको ऐसे ही बाहर निकाल देगा। इसलिए ऐसा किसी का नाम दीजिए। आप अपने रिश्तेदार का भी नाम दे सकते हैं। रिश्तेदार मतलब ऐसा नहीं कि आप एक ही घर में रहते हैं, अपने चाचा, बड़े पापा इनका नाम दे दिए, वैसा नहीं चलता है। आप मतलब बगल में कोई रहता है या आपका कोई रिश्तेदार है जो थोड़ा दूर में रहता है, तो आप उनका नाम दे सकते हैं। 2 जन का आपको यहाँ पर नाम देना है। तो ये चीज़ ध्यान से नाम दीजिएगा, सोच समझ के नाम दीजिएगा और उनको बता दीजिएगा कि ऐसा-ऐसा है, पुलिस आएगा तो बता दीजिएगा जो-जो है। उसके बाद आपका यहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए, यहाँ आप सिग्नेचर कर दीजिएगा, यहाँ प्लेस आ जाएगा और यहाँ पर डेट आ जाएगा। बस आपको इतना ही भर के वहाँ पर ले जाना है। और अगर और कुछ नया चीज़ आता है तो मैं नया वीडियो बना के आपको बता दूंगा। जैसे ही पैनल आता है, ज्वाइनिंग लेटर आना चालू होता है, मैं आपको बता दूंगा कि और क्या-क्या इसमें भरना होगा और क्या-क्या नया चीज़ें जोड़ी गई हैं, क्योंकि 2018 में इतना ही चीज़ था। अगर कोई नया चीज़ जोड़ी जाती है तो मैं आपको बता दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करके जाए और बेल के आइकन को ऑल पर सेट कर दें। धन्यवाद।